बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15, सेकेंड इन बायोलॉजी। टाइटल बेटा यहाँ पर है किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी मेजर तौर पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने यूरिन की फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और नाइट्रोजनियस वेस्ट पर्टिकुलरली यूरिया को इसने एक्सक्रीट किया है। लेकिन इसके साथ साथ किडनी जो है ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी एक्ट करता है। इसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वेरीड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बाय द किडनी exhibit clearly that kidney function as an osmoregulatory organ along its excretory role of nitrogenous waste। देखिए, जब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तब हमारा यूरिन जो है वो डाइल्यूट और लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन इसके बरक्स, जैसे हॉट वेदर है तब हमारे पसीने में, स्वेट में बहुत सारा वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। लेकिन किडनी फिर उस वाटर की लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसका नेफ्रॉन वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और फिर पैदा होने वाला यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। यही वजह है कि समर सीज़न में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होता है, जबकि विंटर सीज़न में चूँकि स्वेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और वाटर जो है बॉडी में उसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है, तो फिर हमारा एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन विद लार्ज वॉल्यूम। तो इसका ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि किडनी जो है नॉट ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट इट इज़ आल्सो एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, किडनी स्टोन्स। There are conditions in which mineral accumulate to block the passage of urine by the formation of stone in various part of the kidney, in various part of the nephron. These stones are caused or formed by precipitation of minerals. Most stones contain calcium oxalate and calcium phosphate. These stones have specified chemical nature. These are formed in metabolic diseases. आइए देखते हैं वो मेटाबॉलिक डिजीजेस कौन कौन से हैं जो किडनी में स्टोन की फॉर्मेशन का सबब बनते हैं। बेटा उनमें से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे हम हाइपरकाल्सीमिया कहते हैं। व्हाट इज़ हाइपरकाल्सीमिया? हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। और दूसरा बेटा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है वो हाइपर ऑक्साल्यूरिया है। और ये हाइपर ऑक्साल्यूरिया क्या है बेटा? हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट। और ये भी जो हायर लेवल हुआ ऑक्सलेट आयंस का ब्लड के अंदर इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सल्यूरिया। सेकेंडली ये भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द टू metabolic disorder that play their significant role in kidney stone formation। तो आपने बेटा बताना है हाइपर कैल्सीमिया और दूसरा जो है बेटा हाइपर ऑक्साल्यूरिया है और साथ में इनको डिफाइन भी करना है। जैसे कि हम जानते हैं बेटा ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल एंड टोमेटो, देयरफॉर मे बी द सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्साल्यूरिया। ये ग्रीन वेजिटेबल और टोमेटो फिर सोर्स होंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे हमने हाइपर ऑक्साल्यूरिया कहा है। अब बेटा देखना ये है जो किडनी स्टोन का जो इंसिडेंस है और या फिर
परसेंटेज है कि कौन सा स्टोन की मतलब है कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे है या कैल्शियम फास्फेट स्टोन है, इनकी वेरियस पेशेंट में क्या परसेंटेज है। और ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द इंसिडेंट्स of calcium oxalate type stone are 70% of all the kidney stone, जबकि incidence of other type of stone of calcium phosphate and of uric acid is 15 and 10% respectively। यानी कैल्शियम फास्फेट का जो स्टोन किडनी में मौजूद है उसका इंसिडेंस 15% है, जबकि यूरिक एसिड का जो स्टोन है 10% है। अब बेटा ये जो साल्ट हैं जो किडनी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो है वो फिर स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए बेटा इनका कैसे होता है देखते हैं। दीज साल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, और फिर क्या होगा बेटा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लेटर टू फॉर स्टोन बना देंगे। बेटा किडनी स्टोन, these stones are categorized as acid। एसिड स्टोन बेटा यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट है, जबकि अल्कलाइन और बेसिक स्टोन जो होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। टू मेजर कैटेगरी है स्टोन की, एसिड और एंड बेसिक। बेटा कैल्शियम इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क्स, एग्स, almond, and oxalate is present in tomato। और ये फिर मेजर सोर्स है फॉर किडनी स्टोन फॉर्मेशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल। देखिए बेटा यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली शो किया गया है। ये यूरेटर है जिसका काम यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन आप यहाँ देखें कि ये स्टोन की फॉर्मेशन हो चुकी है जिससे ये पैसेज ब्लॉक हो गया है। अब वो पेशेंट जहाँ पर जिसके अंदर ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो चुकी है वो ट्रबल सम सिचुएशन में आ जाएगा और उसकी यूरिन की फॉर्मेशन डिस्टर्ब होगी और यूँ उसके मतलब है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो होगा। ये बेटा किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो चुकी है और ये ब्लॉक हो गया है, यानी ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है पेल्विस का उसकी कंप्लीट ब्लॉकेज हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखें बेटा ये किडनी यूरेटर में देखिए यहाँ स्टोन की फॉर्मेशन, इधर देखिए बेटा यूरेटरल ऑरिफाइस है वो भी ब्लॉक हुआ। यहाँ भी देखिए कैल्शियल स्टोन है ये जो पेल्विस के प्रॉक्सिमल पार्ट में इसकी फॉर्मेशन हुई है। फिर देखिए मेजर कैविटी ऑफ पेल्विस, रीनल पेल्विस स्टोन इसे कहेंगे, और ये अपर यूरेटरल स्टोन है। और किडनी के देखिए यूरिन की फॉर्मेशन, जो यूरिन यहाँ से पास होगा उसके पैसेज को ब्लॉक कर दिया है। अब बेटा इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि और देखते हैं क्या है। जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है जिसमें किडनी स्टोन को स्मॉल पीसेज में स्मॉल सैंड पार्टिकल में ब्रेक किया जाएगा ताकि वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाए और वो पेशेंट किडनी के स्टोन से निजात हासिल कर सके। इस टेक्निक को लिथोट्रिप्सी कहा गया है। लिथोट्रिप्सी, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? इज ए मेडिकल प्रोसीजर है दैट यूजेस शॉक वेव्स, यानी वेव्स डाली जाएंगी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट। एक स्पेसिफिक मशीन से वेव्स की बम्बार्टमेंट की जाएगी या लेज़र वेव्स होंगी टू ब्रेक डाउन स्टोन इन द किडनी। अगर स्टोन किडनी में है वहाँ भी ब्रेक कर दी जाएगा या गॉल ब्लैडर में है और यूरेटर में। उससे क्या होगा बेटा, इस बम्बार्टमेंट से, ये जो वेव्स की बम्बार्टमेंट की गई है किडनी स्टोन पर, किडनी स्टोन स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाएगा जिन्हें हम सैंड पार्टिकल या स्मॉल स्टोन कहेंगे, और वो फिर एग्जिट आउट हो जाएंगे आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द पर्सन यूरिनेट्स। तो रिमेनिंग पार्टिकल जो वहाँ बचेंगे ऑफ स्मॉल स्टोन विल एग्जिट द बॉडी व्हेन ए पर्सन यूरिनेट।
बेटा लिथोट्रिप्सी के बारे में हम तज़किरा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव्स हैं। तो किडनी स्टोन्स आर ब्रोकन डाउन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किडनी स्टोन को क्या किया जाएगा, ब्रोकन डाउन यूजिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज। दीज रेज ब्रेक द स्टोन इनटू स्मॉल pieces or sand particle and the small particles या pieces are excreted in urine। इससे पहले बेटा लिथोट्रिप्सी से पहले सर्जरी की जाती थी, किडनी की सर्जरी। सर्जन जो है ऑपरेट करता था और किडनी स्टोन को रिमूव करता था, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि जैसे ही सर्जन ने किडनी को ऑपरेट किया, वहाँ पर जो नॉर्मल और हेल्दी नेफ्रॉन मौजूद थे वो भी कट हो गए और डैमेज हो गए, और यूँ किडनी का बहुत सारा पार्ट जो है वो ज़ाया हो जाता था। इसीलिए अब किडनी के स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी को अवॉइड किया जाता है, और एक न्यू टेक्निक जिसे लिथोट्रिप्सी कहा गया है उसे अडॉप्ट किया गया है। तो इन दिस क्योर किडनी स्टोन्स आर रिमूव सर्जिकली रिमूव किया जा रहा था। ओल्ड एज में जब कोई इतनी टेक्निक ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थी, अब बेटा प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, लिथोट्रिप्सी को। लिथोट्रिप्सी में क्या किया गया, किडनी स्टोन्स हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। ये पहले किडनी सर्जरी से स्टोन को रिमूव किया जाता रहा। प्रेजेंटली लिथोट्रिप्सी इज यूज्ड फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। तो हम यूँ भी कह सकते हैं लिथोट्रिप्सी क्या है, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन है। इट इज द टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन दैट फॉर्म इन द किडनी, जो किडनी में बने हैं स्टोन या यूरेटर में या गॉल ब्लैडर में, उनको ब्रेक किया जाता है। आइए देखिए बेटा किडनी स्टोन को कैसे ब्रेक किया जा रहा है। देर आर सेवरल वे हैं टू डू इट, although the most common is extracorporeal shock wave lithotripsy है। High concentration of X-ray or ultrasound are directed from a machine outside the body to stone inside. The shock wave break the stone in tiny pieces or into sand, which are passed out of the body in urine. बेटा जब किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी का मोस्ट ऑफ द पार्ट डैमेज हो गया, स्टोन पार्टिकल की वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गई, और बहुत सारा एरिया जो है किडनी का अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, इस सिचुएशन को हम कहेंगे रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर क्या सबब क्या है, क्या कॉजेज हैं, किस वजह से ऐसा किडनी डैमेज हुआ और अपना फंक्शन परफॉर्म करने से महरूम हो गया। आइए देखते हैं बेटा। Various factors of pathological and chemical nature may progressively destroy the nephron, particularly its glomerular part। जैसे ग्लोमेरुलर पार्ट इसका डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिल्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी, और ब्लड जब फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल, पर्टिकुलरली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे और उनका लेवल राइज हो जाएगा और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। तो इससे क्या होगा बेटा, जब किडनी का जो फिल्ट्रेशन ना हो, किडनी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब स्लो हुआ या ना होने पाया, तो फिर क्या होगा, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। rise in urea causes complication of increase in blood pressure and anemia। आइए बेटे देखते हैं ये अनीमिया क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज अनीमिया। अनीमिया इज ए कंडीशन in which a person lack enough healthy red blood cell to carry adequate oxygen to body tissue। यानी यहाँ पर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड अनीमिया। बहुत सारे रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल का मेजर फंक्शन ऑक्सीजन कैरी करना है, ऑक्सीजनेशन करना है, डिफरेंट टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। जब रेड ब्लड सेल की तादाद कम हो जाएगी तो डिफरेंट टिश्यू ऑक्सीजन को एडिक्वेट अमाउंट में हासिल नहीं कर पाएंगे, और जो उनकी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्ट्रेस में चली जाएगी। बेटा अब जब किडनी फेलियर हो जाता है तो फिर अल्टरनेटिव टेक्निक अडेप्ट की जाती है, जिससे क्लियरिंग ऑफ
ब्लड की जाती है, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, इस टेक्निक को हम डायलिसिस कहते हैं बेटा। तो व्हाट इज डायलिसिस, आइए देखते हैं। डायलिसिस मीन सेपरेशन है बेटा, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करना है फ्रॉम द ब्लड। इट इज ए प्रोसेस in which excess of glucose, salt, and nitrogenous waste product are removed from blood through an artificial semi-permeable membrane. These molecules move across the membrane from region of higher towards the region of lower concentration. अब बेटा जब किडनी की क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए तो उस वक्त हम देखते हैं क्या करते हैं, द फंक्शन ऑफ किडनी इज कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका होता है एंड इज अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के काबिल नहीं रहता। फिर क्या किया जाएगा बेटा, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट पर्टिकुलरली यूरिया द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस में ट्रीट करेंगे। अब डायलिसिस क्या करता है, इट क्लीन्स द ब्लड आइदर बाय पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी और बाय फिल्टरिंग इट विद इन द एब्डोमेन। या तो एब्डोमेन में इसको फिल्टर किया जाएगा, क्योंकि एब्डोमेन में एक बारीक सी थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। आइए बेटा देखते हैं अब ये डायलिसिस कैसे की जाएगी और इसका मेजर एम क्या होगा। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एज इज डन बाय द हेल्दी किडनी। जैसे हेल्दी किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसी तरह एक आर्टिफिशियल मशीन जिसे आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर भी कहते हैं, उसके ज़रिए पेशेंट का ब्लड क्लीन अप किया जाएगा, उससे नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव किया जाएगा। डायलिसिस इज ऑफ टू टाइप्स। आइए बेटा देखते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स है। नंबर 1 हीमोडायलिसिस, ब्लड को क्लीन किया जा रहा है। नंबर 2 पेरिटोनियल डायलिसिस, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, राइट द टाइप ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और व्हाट इज हीमोडायलिसिस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। आइए बेटा सबसे पहले हम तज़किरा करते हैं हीमोडायलिसिस का। व्हाट इज हीमोडायलिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। हीमोडायलिसिस इज ए ट्रीटमेंट टू फिल्टर वेस्ट, वेस्ट को फिल्टर किया जाएगा, एंड वाटर को फ्रॉम आवर ब्लड एज आवर किडनी डू व्हेन दे आर हेल्दी। अगर जैसे किडनी अगर हमारे हेल्दी थे और जिस तरह वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इसी तरह पेशेंट का जिसका किडनी फेल्योर हो चुका है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, वहाँ पर उसके ब्लड को फिल्टर किया जाएगा ताकि वहाँ से एक्सेस वाटर को और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जा सके। बेटा इस टेक्निक में जिसे हम हीमोडायलिसिस कह रही है, ये हेल्प करेगा कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड बैलेंस करेगा इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम इन आवर ब्लड, ताकि ऑस्मोरेगुलेशन की जा सके। हीमोडायलिसिस इज अचीव्ड बाय ए डिवाइस known as hemodialyzer, उसे कहेंगे बेटा, which uses a solution called dialysate। और बेटा डायलासेट क्या चीज़ है, ये एक सोल्यूशन है। अब इसमें टेक्निक में हमने क्या करना है बेटा, ये एक डायग्राम दिखाई गई है, ये पेशेंट का यहाँ पर हैंड दिखाया गया है, यहाँ पर एक कैथेटर इंसर्ट किया गया है और ये वेन में डाला गया है कैथेटर, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उसे बेटा यहाँ से ब्लड की फ़्लो को अलाउ किया जाएगा। अब बेटा ये देखें यहाँ पर ब्लड ये फ़्लो हो रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर बेटा आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर लगाया हुआ है ताकि ब्लड के प्रेशर को मेंटेन किया जाए, और यहाँ इस जगह पर ब्लड पंप है जो ब्लड को पंप करेगा इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये ट्यूब्स हैं और इस ट्यूब्स के अंदर हेपरिन पंप भी है। हेपरिन एक केमिकल है जो ब्लड की क्लॉट को प्रिवेंट करता है, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट का ब्लड फ्लो के दौरान क्लॉट हो जाए और उसकी फ्लो डिस्टर्ब हो। बेटा अब यहाँ पर इस टेक्निक को एक्सप्लेन करते हैं। द पेशेंट ब्लड इज लेट फ्रॉम ए वेन, इट सर्कुलेट इन ट्यूब्स, ये देखिए ट्यूब में सर्कुलेट कर रहा है। दीज ट्यूब्स एक्ट एज ग्लोमेरुलस, यानी फिल्टर का काम करेगी। बेटा यहाँ पर जब ये ब्लड
इस चैम्बर में आएगा। तो यहाँ पर डायलाइज़र डाला गया है, जिसे डायलासेट भी कहा गया है। ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड यहाँ पर क्लीन हो जाएगा और ब्लड फ्री हो जाएगा फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर से। इस ब्लड को यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद वापस दोबारा से वीनस प्रेशर मॉनिटर यहाँ लगा हुआ है और एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर यहाँ मौजूद है, और ताकि ब्लड में एयर मौजूद ना हो, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये ब्लड दोबारा वापस पेशेंट की बॉडी में एनाथर कैथेटर के ज़रिए इंसर्ट कर दी जाएगा, रिटर्न कर दी जाएगा। इस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस कहेंगे। बेटा ये जो ट्यूबिंग सिस्टम इज सराउंडेड बाय ए डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। देखें यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन रखा हुआ है। वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंटर द फ्लूइड एंड फ्लड इज ब्लड है यहाँ पर बेटा जो फ्लड कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इज रिटर्न टू पेशेंट आर्म, पेशेंट के आर्म में दोबारा रिटर्न कर दिया गया है। अब बेटा सेकंड जो टाइप थी डायलिसिस की वो पेरिटोनियल डायलिसिस है। आइए देखते हैं बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, इंसान की एब्डोमिनल कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी बेटा दिखाई हुई है और यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम कहते हैं। और उस पेरिटोनियम में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ मौजूद हैं। तो बेटा इस टेक्निक को यूज़ इसलिए किया गया है ताकि पेशेंट को हीमोडायलिसिस ना करानी पड़े, आर्टिफिशियल मशीन के पास ना जाना पड़े, क्योंकि आर्टिफिशियल मशीन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का वहाँ ब्लड क्लीन किया गया है, हो सकता है वो पेशेंट किसी भी डिजीज़ का मरीज़ हो सकता है, यानी उसे एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। तो फिर वो डायलाइज़र मशीन जो है उसे बेटा वॉश करने के लिए केमिकल यूज़ करेंगे, और हो सकता है उस वॉशिंग के दौरान कंप्लीटली तौर पे उसे वॉश ना किया जा सके, और यूँ दूसरे पेशेंट का जब ब्लड डायलिसिस के लिए लाया जाएगा और वो मशीन यूज़ की जाएगी, तो मुमकिन है पहले पेशेंट के जो हेपेटाइटिस के वायरस थे या एड्स के वायरस थे वो दूसरे पेशेंट के ब्लड में आ सकते हैं। तो इसलिए इस चांसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए एक और टेक्निक है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहा गया है। In this type, fresh amount of dialyzing solution is introduced directly into the abdominal cavity। ये देखिए बेटा एक प्लास्टिक का कैथेटर परमानेंट तौर पे एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट किया गया है, और इसका मकसद यहाँ पर क्या है कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो है डायलाइजिंग सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा, जो उसकी बॉडी से पेरिटोनियम के ज़रिए जहाँ ब्लड सप्लाई हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस वाटर को रिमूव कर लेगा। वो एक्सेस वाटर जो है यूरिन कहलाएगा, और जो एक्सेस नाइट्रोजन वेस्ट मौजूद हैं वो यूरिन में आ जाएंगे। फिर बेटे से यहाँ पर देखिए एक अनदर डिस्कनेक्ट ट्यूबिंग लगाई गई है जो ड्रेन करेगी। ये ड्रेन लाइन है, यहाँ पर भी एक बैग लगाया जाएगा जिसमें यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा। तो बेटा ये टेक्निक देखते हैं कैसे करते हैं। यानी ये डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया टू एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम ए परमानेंट implanted plastic tube. The abdomen has peritoneum lined with peritoneal membrane। बेटा यहाँ पर पेरिटोनियम एक कैविटी है और उसके बाहर एक बारीक सी थिन मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन का नाम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। एक्सेस वाटर, साल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ग्लूकोज पास इनटू द सॉल्यूशन। अब व्हाट इज पेरिटोनियम, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। पेरिटोनियम को यहाँ डिफाइन किया गया है। पेरिटोनियम इज द serous membrane forming the lining of the abdominal cavity or coelom in amniotes। बेटा एमनियोट्स एनिमल्स का वो ग्रुप है जिनकी एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिनका नाम एमनियन, एलेंटॉइज, कोरियन है। तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी उन्हें हम एमनियोट्स कहते हैं। उसमें मैमल्स भी इंक्लूड किए गए हैं एंड सम इनवर्टिब्रेट्स हैं सच एज एनालिड्स। अब बेटा ये जो पेरिटोनियम है इट कवर करती है मोस्ट ऑफ द इंट्रा एब्डामिनल ऑर्गन्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज
composed of a layer of mesothelium supported by a thin layer of connective tissue. आइए बेटा देखते हैं एक और डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। बेटा यहाँ पर देखिए ये एक एब्डोमिनल पोर्शन दिखाया गया है और यहाँ पर परमानेंट प्लास्टिक कैथेटर जो ट्यूब है वो एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर दी गई है और इसे कनेक्ट कर दिया गया है क्लम्प के ज़रिए विद अनदर बैग कंटेनिंग डायलाइजर सॉल्यूशन। इसे डायलाइजर सॉल्यूशन बैग भी कहते हैं ताकि यहाँ से ये क्लम्प का मतलब है अटैच किया गया है। जैसे यहाँ से बेटा सॉल्यूशन जो है स्लोली ग्रेजुअली इस डायलाइजिंग ट्यूब में एंटर होगा और यहाँ से वो नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर को ऑब्जर्व करेगा। फिर बेटा यही जो नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर है यूरिन जिसे कहेंगे इसे बाहर एग्जिट किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा अनदर ड्रेन बैग में। तो बेटा ये यूरिन है और इसमें कोई अब ख़तरा नहीं है कि किसी दूसरे पेशेंट का वायरस जो है हेपेटाइटिस वायरस है या एड वायरस है या और दूसरे डिजीज़ के वायरसेस हो सकते हैं वो पेशेंट के अंदर दाखिल हो सके क्योंकि ये जो कैथेटर है इसी इंडिविजुअल की एक ही इंडिविजुअल के अंदर इंसर्ट किया गया है और वहीं पर इसे यूज़ किया जा रहा है। ये बड़ा सेफ एंड साउंड टेक्निक है फॉर डायलिसिस जिसे हमने पेरिटोनियल डायलिसिस कहा है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल that the abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum. Peritoneal cavity is filled with dialysis. Dialysis से fill कर दी जाएगी fluid से that enter the body through a catheter. ये catheter से enter इसे किया गया था। But excess water and waste pass through the peritoneum into the dialysis fluid. This process is repeated several times a day. एक दिन में कई मरतबा इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा ताकि उस पेशेंट का ब्लड जिसका किडनी फेलियर हो चुका है मुकम्मल तौर पर फ्री फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस वाटर से हो सके। डायलाइजर इज ए किडनी मशीन है दैट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज in a kidney for removal of nitrogenous waste and excess water from the blood. बेटा जब बार बार डायलिसिस कराई जाएगी तो इसके बाद भी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं किडनी मुकम्मल तौर पे डैमेज हो सकता है और हो जाता है। इसके लिए फिर एक ही ऑप्शन है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो इट इज़ यूज्ड आफ्टर किडनी फेल्योर and dialysis is done again and again until a matching donor kidney is transplanted. अब बेटा रीनल जो फेल्योर था आल्सो कॉल्ड नेफ्राइटिस भी इसे कहते हैं और ब्राइट डिजीज भी कहा गया है। ये डिसऑर्डर है इन विच नेफ्रॉन पर्टिकुलरली glomerulus of the nephron fail to function properly and filtration process is reduced। क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर पार्ट पर फिल्टर होता है क्योंकि यहाँ नेटवर्क जो ब्लड कैपिलरीज का मौजूद है ग्लोमेरुलस पर वो हाईली पोरस है और यहाँ पर जो पहुँचने वाला जो ब्लड है उसका ब्लड प्रेशर भी सूटेबल है फॉर फिल्ट्रेशन। अब बेटा किडनी ट्रांसप्लांट इसका जब रीनल फेलियर हो जाए तो ओनली एक ही हमारे पास ऑप्शन होगा कि किसी मैचिंग डोनर जो है मैचिंग डोनर से किडनी ले लिया जाए और ट्रांसप्लांट कर दी जाए। तो बेटा किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेटर वे है बेटर ट्रीटमेंट है और 85% सक्सेसफुल सोल्यूशन फॉर द रीनल फेलियर है। बेटा डायलिसिस में भी यूज एज ए टेम्प्रेरी मेजर किया गया था बेटा वो टेम्प्रेरी तौर पे था जब तक किडनी फंक्शन नहीं कर रहा था तो पेशेंट के सर्वाइवल के लिए आर्टिफिशियल मशीन के ज़रिए ब्लड को क्लीन अप किया गया था। इन हाई डिग्री रीनल फेलोर जिसे हम यूरेमिया भी कहते हैं और एंड स्टेज या रीनल फेलोर भी कहा गया है या रीनल एंड स्टेज और रीनल डिजीज भी कहा जाता है। तो डायलिसिस कैन नॉट बी डन hence the surgical transplantation of matching kidney donor kidney is only the option left for as the permanent treatment. What is uremia? Most important short question है बेटा। Uremia is the end stage of renal failure है and result in having high level of urea in the blood यानी ब्लड में
यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसलिए से यूरेमिया कहा गया है। तो ये वो डिजीज़ है जिसमें किडनी का फंक्शन लॉस्ट हो चुका था और उसके रिजल्ट में ब्लड के अंदर यूरिया का बहुत ज़्यादा लेवल हो गया। यूरिया जो है इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ यूरिन है। इट कैन बी डिफाइंड एज, अब बेटा यूरिया आया कहाँ से है, कैसे प्रोड्यूस हुआ? एन एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से डीअमाइनेशन होगी और उससे पैदा होने वाला जो एंड प्रोडक्ट होगा उसे हम अमोनिया कहेंगे और अमोनिया को यूरिया साइकिल में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस लीवर में होगा। और क्रिएटिनाइन इन द ब्लड that would be normally excreted out in the form of urine, यूरिन की फॉर्म में से रिमूव कर दिया जाता है। किसको रिमूव किया जाता है? यूरिया को रिमूव किया जाता है ताकि एलिवेटेड क्वांटिटी में वो बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो और कोई एडवर्स इफेक्ट कॉज ना करे और कोई कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस ना हो। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।